एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 54 के साथ आज आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम स्टार्ट किया था और थ्योरम की इम्पोर्टेंस के बारे में आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूरे 8 नंबर का आता है। इसकी थोड़ी डिवीज़न अगर एक्सप्लेन कर दूँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ, क्वेश्चन तो खैर लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट होती है वही क्वेश्चन होता है। उससे पहले सिर्फ प्रूव दैट ये वर्ड्स का इजाफा होता है। अगर हम इसकी मार्क्स की डिवीज़न करें तो 1 मार्क फिगर का, 1 मार्क गिवन का, 1 मार्क टू प्रूव और 1 मार्क कंस्ट्रक्शन का। एक एक पूरा नंबर है इनका, यानी प्रूफ से पहले पहले तक आधे नंबर तो थ्योरम के पूरे यहीं पर हो जाते हैं और फिर प्रूफ के पूरे 4 नंबर होते हैं। और उसकी भी फर्दर डिवीज़न करें तो 2 मार्क्स अगर स्टेटमेंट्स के हैं तो 2 मार्क्स ही रीजंस के होते हैं। तो रीजंस को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर स्टेटमेंट के सामने उसकी सही रीज़न लिखनी होती है। तो इस तरह थ्योरम की जो मार्क्स की डिवीज़न बनती है। अब थ्योरम याद करने का तरीका भी आपको लास्ट टाइम पूरा डिटेल से बताया कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आप उसके पॉइंट्स को जहन में रखा करें। लाइक जैसे मैंने आपको पिछला थ्योरम करवाया, ग्रेवन में कहा आपके माइंड में होने चाहिए 4 पॉइंट्स थे, वो कोरस्पॉन्डेंस का, फिर 2 एंगल्स और 1 साइड, 4 बातें हो गई। टू प्रूव में एक बात, इसी तरह कंस्ट्रक्शन के जहन में रखें कि 3 पॉइंट्स थे, और फिर प्रूफ के भी अगर आप पॉइंट्स की सूरत में जहन में रखें तो बहुत आसानी से थ्योरम याद हो जाता है। मैं ये याद होने के वर्ड को फिर आपको क्लियर करूं, दिस इज़ नॉट रट्टा। बेटे इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट को अगर आपने लिया होगा ना तो आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें रट्टे का अगर कोई फैक्टर है भी ना तो सिर्फ उसका सीक्वेंस है। बाज़ औक़ात बच्चों के माइंड में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, लिखते वक्त आगे पीछे ख़राब कर जाते हैं। तो बड़ी बात है, अगर आप एक रट्टा लगा ही रहे हैं ना तो कम से कम उसकी सीक्वेंस का ज़रूर रखें, उसको सीक्वेंस को कोशिश करें बिल्कुल ख़राब मत होने दें। तो होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस थ्योरम याद करके लिख लिया होगा। लिख लेने से यूँ समझ लें एक थ्योरम स्टैम्प्ड हो जाता है कि बड़ा अच्छा पक्का सा याद हो गया आपको। थ्योरम्स के अलावा क्या है इसमें, जहाँ पर थ्योरम ख़त्म हुआ, थ्योरम 1 जो लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया, उसके साथ ही पेज 188 पर एक वर्ड लिखा नज़र आ रहा है, करोलरी। वर्ड है करोलरी। करोलरीज एक्चुअली डायरेक्ट डिडक्शंस होती हैं फ्रॉम थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट से डायरेक्टली निकाले गए नतीजे को हम करोलरी कहा जाता है। अब करोलरी क्या है, थ्योरम क्या हमने पढ़ा था, पहले उसको रिकॉल करते हैं। थ्योरम में हमने एक्चुअली पढ़ा था एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल का प्रूव किया था हमने। करोलरी में ये बताया जा रहा है, इसमें करोलरी में साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल। जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चंस के दौरान प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर के थ्योरेटिकल डेफिनेशंस में जब आपको मार्क करवा रहा था, शॉर्ट क्वेश्चंस के दौरान 2 एंगल्स और 1 साइड को 3 शक्लों में आपको बताया था। ASA कॉन्ग्रेंट टू ASA कह लें, या SAA कॉन्ग्रेंट टू SAA कह लें, या AAS कॉन्ग्रेंट टू AAS कह लें। एक ही बात है, ये बात करोलरी हमें कंफर्म करती है।
करोलरी में इस बात को पूरा प्रूव करके बताया है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट का यूज करते हुए प्रूव करके बताया है। और वो करोलरी क्या है? इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of other, then the triangles are congruent. वर्ड्स में देखा जाए तो स्टेटमेंट 100% वही जो थ्योरम की थी, शायद एक वर्ड का भी फर्क नहीं है। फर्क क्या है इसका कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल का प्रूव हमने उसमें प्रॉपरली किया था, तो उससे उसकी हेल्प से हम इस चीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यानी बताने का ये मतलब है कि ये एक ही चीज़ के तौर पर हम लेते हैं। इसका पूरा प्रूफ शो किया हुआ है आपकी बुक में, पेज 188 पर प्रॉपर प्रूफ इसका शो किया हुआ है। और उसके बाद एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी आपको, एक्सरसाइज 10.1 नज़र आ रही होगी आपको। 3 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से। एक्चुअली मैंने आपको जो वेटेज पास्ट ईयर्स में बताई थी, एक MCQ और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें से थ्योरम पास में ना कभी आया है, होपफुली इन फ्यूचर भी नहीं आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया है कि लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से पैटर्न में चेंज, फॉर्मेट में पेपर के चेंज हो सकता है, उसके अलावा टाइम ड्यूरेशन आपको कैसी मिलनी है उसके मुताबिक चेंज हो सकता है। तो इस वजह से एहतियातन इस चैप्टर के हम थ्योरम्स कर रहे हैं, वो भी हम एहतियातन कर रहे हैं। होपफुली इसकी शायद ज़रूरत ना भी पड़े आपको, लेकिन चेंज चूँकि आती है तो कोई पता नहीं होता कहाँ से थ्योरम आ जाए, इसलिए प्रिपेयर कर लेने में हर्ज कोई नहीं है। कौन सा कोई मुश्किल बात है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो लेकिन उसके अलावा मज़ीद अगर हम उसकी तरफ जाते हैं, इन क्वेश्चंस की तरफ, तो वो पूरे पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से लॉन्ग आता ही नहीं है, वेटेज में नहीं है, पहले ही हम एहतियातन उसके थ्योरम्स कर रहे हैं। तो इस वजह से इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को हमने नहीं डिस्कस करना, क्योंकि वो सरासर इसका सिर्फ एक्सटेंशंस और एक्सटेंशंस हैं। इसमें करने वाला काम सिर्फ थ्योरम्स है। यही वजह है कि इन करोलरीज, इन एक्सरसाइजेस के अलावा हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ ही पढ़ेंगे। अगला थ्योरम ही हम इसमें करेंगे, और इस थ्योरम में भी आप नोट करेंगे प्रीवियस थ्योरम्स बहुत यूज़ है। स्पेशली साइड एंगल साइड पोस्टुलेट तो तकरीबन हर थ्योरम में आ रहा है, फिर कहीं वो नहीं आता तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल वाला आ रहा है। तो इन्हीं चीज़ों की हेल्प से अगले अगले थ्योरम्स प्रूव होते जाते हैं। यानी थ्योरम्स के प्रूफ के दौरान प्रीवियस थ्योरम्स के रेफरेंसेस भी दिए जा सकते हैं इन रीजंस। तो थ्योरम 2 है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का इसमें जिक्र है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। किसी ट्राइंगल के अगर कोई से दो एंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि उसकी ऑपोजिट, उनकी कॉन्ग्रेंट एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी। स्टेटमेंट का यूजुअली कॉमा से पहला वाला हिस्सा गिवन होता है, कॉमा के बाद वाला हिस्सा टू प्रूव होता है। थोड़ी बहुत इन बातों में वेरिएशन आती है, मैं इसीलिए कह रहा हूं यूजुअली, कॉमनली। इफ वाला पोर्शन यूजुअली गिवन होता है, देन वाला पोर्शन यूजुअली टू प्रूव होता है। तो इसकी स्टेटमेंट को देखें, इफ वाला पोर्शन अब ये गिवन है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, यहां तक हो गया गिवन, कॉमा से पहले, कॉमा के बाद देन वाला पोर्शन, द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। तो किसी ट्राइंगल में अगर कोई से दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो प्रूव आपको ये करने को कहा गया है कि उनकी ऑपोजिट साइड्स, सामने वाली साइडें, वो भी कॉन्ग्रेंट होंगी। यह आपको प्रूव करने को कहा गया। तो वंस अगेन में स्टेटमेंट, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। सबसे पहले इसके मुताबिक फिगर बनाई, फिगर में और ट्राइंगल का जिक्र है, तो एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब मैंने कैसे ये बनाई ट्राइंगल, क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट मयर करके बना लें। मयर किए बगैर भी बनाएंगे तो थोड़ा सा मयर करके बना लें, मेरा नहीं ख्याल कि 1 या 2 सेकंड फालतू से ज़्यादा टाइम फालतू लगेगा आपको।
सपोज आपने 6 सेंटीमीटर बना लिया, उस 6 सेंटीमीटर का मिडल क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पर एक डॉट लगा दें और डॉट से पेन रखते हुए, यानी कि लाइन नहीं लगानी, पेन की टिप यहाँ रखते हुए ऊपर ले जाकर 3 या 4 वो जो लाइनें लगी होती है ना पेपर की, पेज की लाइनें, उन 3 4 5 लाइनें चलें, 5 लाइनें छोड़ के उसी की सीध में, उसी की अलाइनमेंट में एक पॉइंट ए लगा दिया आपने। चलिए मैं इस फिगर बनाने के प्रोसेस को आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए अगर हम फिगर बनाने के प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्केल पकड़ के सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, BC, और साथ ही अगर वो 6 सेंटीमीटर है तो उसके मिड में यहां पर करके तकरीबन मैंने एक डॉट सा लगा दिया। अब डॉट लगाने के बाद यहां पर पेन की टिप रखी और उसकी अलाइनमेंट में मेरे पेज पर ये लाइनें लगी हुई हैं सपोज, तो मैंने इसकी अलाइनमेंट में 5 लाइनें छोड़ते हुए यहां पर एक पॉइंट ए बना दिया और फिर उस ए को बी से भी स्केल के साथ मिला दिया और स्केल के साथ उस पॉइंट ए को सी से भी मिला दिया। अब बेशक हमारी परफेक्ट मेजरमेंट के मुताबिक नहीं है, लेकिन जो हम क्लेम कर रहे हैं गिवन और टू प्रूफ वगैरह में वो बातें लग तो रही होंगी ना फिगर से। तो इसमें 2 एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट भी गिवन है, वो ये हमने शो कर दिया। अब आते हैं हम गिवन पर, स्टेटमेंट से हेल्प लेते हैं। स्टेटमेंट क्या थी इसमें, इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, 2 इंफॉर्मेशन, ट्राइंगल का जिक्र करेंगे और उसके 2 एंगल्स का जिक्र करेंगे। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, ये गिवन हुआ। ये देखिए इफ 2 एंगल्स, ये 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ आर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का जिक्र, आर कॉन्ग्रेंट शो कर दिया। तो प्रूफ क्या करना है, देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट, उनके सामने वाली साइडें भी कॉन्ग्रेंट है। अब एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए सी, एंगल सी के ऑपोजिट साइड ए बी, तो प्रूव ये करना है कि ऑपोजिट साइड्स यानी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी, कॉन्ग्रेंट का सिंबल के साथ, और उनके ऊपर लाइन सेगमेंट्स का सिंबल, राइट। स्टेटमेंट क्या थी, मैं यहां तक वो ये बात रिपीट कर रहा हूं, इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। उसके मुताबिक फिगर बनाई, ट्राइंगल एबीसी बनाई। उस ट्राइंगल को इस तरह बनाया कि उसकी 2 साइडें एक जैसी लग भी रही हो, तो एंगल खुद ब खुद एक जैसे लग रहे होंगे। स्टेप्स की सीक्वेंस आपको बताई, फिर गिवन लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, और टू प्रूफ क्या है, उनकी ऑपोजिट साइड्स यानी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी। कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया। बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्ट, बाई का मतलब 2, सेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो बाइसेक्टर होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया, यानी जो नतीजे में बनने वाले एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। टू मीट बी सी एट पॉइंट डी, जो कि बीसी लाइन सेगमेंट को पॉइंट डी पर मिल रहा है। तो अब गलती नहीं होगी अगर आप इसके भी पॉइंट सेम में रखेंगे। नंबर 1, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, और वो एंगल ए का बाइसेक्टर कर क्या रहा है, मीट बीसी एट पॉइंट डी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की। अब प्रूफ में ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी की कोरेस्पॉन्डेंस ली हमने। ये ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस ली। इस कोरेस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा एडी इज कॉन्ग्रेंट टू एडी,
ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे भाई? सेम लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे के तो इक्वल होता ही है, लेकिन अब इसका ट्राइंगल से क्या ताल्लुक है? नोट करने वाली बात, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी एडजेसेंट ट्राइंगल्स हैं, एक दूसरे के साथ अटैच ट्राइंगल्स हैं, उनकी एडी कॉमन साइड है। तो एडी इस ट्राइंगल का भी साइड है और एडी इस ट्राइंगल की भी साइड है। तो ट्राइंगल एबीडी की साइड एडी ट्राइंगल एसीडी की साइड एडी के कॉन्ग्रेंट तो होगी ना, क्योंकि वो कॉमन साइड है। तो एडी इज कॉन्ग्रेंट टू एडी, रीजन कॉमन साइड बिटवीन टू ट्राइंगल्स। नंबर 2, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, रीजन गिवन में आपको ये बात बता दी गई थी, ये गिवन। नंबर 3, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी ए डी, रीजन कंस्ट्रक्शन। लेकिन कंस्ट्रक्शन में बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब कंस्ट्रक्शन पर गौर करते हैं हम कि इस जैसी बात कैसे मिली हमें। फिर वापस आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पर। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अभी हमने बाइसेक्टर डिस्कस किया। एंगल ए का बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहे हैं, दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे ना। सो एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी ए डी, इक्वल पार्ट्स बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, तो फिर कंस्ट्रक्शन से ही पता चला ना। तो अब इस ट्राइंगल का साइड एंगल एंगल, इस ट्राइंगल के साइड एंगल एंगल के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके, ये देखें, साइड एंगल एंगल, दूसरी ट्राइंगल के साइड एंगल एंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीडी, रीजन साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल, एसएए कॉन्ग्रेंट टू एसएए। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट, तो इसके 6 के 6 बेसिक एलिमेंट्स इसके 6 के 6 बेसिक एलिमेंट्स के कॉन्ग्रेंट, यानी इसकी तीनों की तीनों साइड्स अब इसकी तीनों की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट हैं। तो हमारे काम की बात क्या थी? देयरफॉर AB इज कॉन्ग्रेंट टू AC, रीजन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मुतल्लिका साइड्स, वो भी तो कॉन्ग्रेंट ही आएंगी ना, और यही आपको प्रूव करना था। लास्ट थ्योरम में भी आपको याद होगा मैंने बताया था ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली रीज़न है, जो तकरीबन हर थ्योरम में किसी न किसी शक्ल में आएगी। कहीं पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स और कहीं पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। वंस अगेन इस पूरे थ्योरम को मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या है? इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, देन the sides opposite to them are also congruent। स्टेटमेंट के मुताबिक सबसे पहले फिगर बनाई, जो स्टेप्स आपको बताए। लाइन सेगमेंट सपोज आपने 6 सेंटीमीटर का बनाया BC, उसके तकरीबन मिड में आप चले पॉइंट D, चूंकि कंस्ट्रक्शन में बनना है, ये तो हमें पता है कि बाद में बनना है, लेकिन हमारी फिगर ज़रा ठीक तरीके से बन जाएगी कि उसके मिड में D पॉइंट पहले मार्क करके रख लें, कोई बात नहीं। वहीं उसी पेन की टिप से कोई 5 लाइनें छोड़ के ऊपर तक जाके पॉइंट A मेंशन करें, और स्केल से पेन और स्केल के साथ पॉइंट A को B से भी और C से भी मिला दें, और साथ ही A को D से भी डॉटेड लाइन से मिला लें। कंस्ट्रक्शन भी साथ ही शो हो जाएगी। और ये एंगल्स पर कट्स के निशान, इन एंगल्स पर सिंगल कट के निशान, ये यूज़ भी करेंगे हम आगे। गिवन क्या हुआ स्टेटमेंट के मुताबिक? if two angles of a triangle are given, in triangle ABC angle B is congruent to angle C, ये given है। to prove क्या है? then the sides opposite to them are also congruent, उन एंगल्स के सामने वाली साइड एक, यानी AB congruent to AC, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या की? दो हिस्से उसके। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A to meet BC, लाइन सेगमेंट BC एट पॉइंट D। एंगल A का बाइसेक्टर बनाया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला बनाया, जो सामने वाली साइड BC को पॉइंट D पर मिल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन की। प्रूफ में
नतीजे में बनने वाली दो जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, इनकी कोरस्पॉन्डेंस ली। तो इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इनकी कोरस्पॉन्डेंस ली। इस कोरस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा AD इज कॉन्ग्रेंट टू AD, रीजन कॉमन साइड है दोनों की। नंबर 2 पर हमने कहा एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल C, रीजन आपको ये बात गिवन थी। नंबर 3 एंगल BAD इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल CAD, रीजन कंस्ट्रक्शन में ये बात हमने खुद ली, बाइसेक्टर जो हुआ। देयरफॉर यानी अब इस ट्राइंगल का साइड एंगल इस ट्राइंगल के साइड एंगल के हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, रीजन SAA कॉन्ग्रेंट टू SAA। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट, तो इसकी तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट, उन तीनों साइड्स में AB इज कॉन्ग्रेंट टू AC, रीजन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, और यही बात आपको प्रूव करनी थी। अब यहाँ लास्ट टाइम आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा, याद किया होगा, लिख के देखा होगा, अब क्या प्रॉब्लम्स फेस की होंगी। जब पहली दफ़ा बच्चे थ्योरम लिखते हैं तो दो तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एक तो शुरू में याद नहीं रहता, बॉदर नहीं करते, सिंबल नहीं ठीक लिखते, बहुत मार्क्स कटते हैं इन चीज़ों के। जहाँ एंगल है वहाँ प्रॉपर एंगल का सिंबल डालें, लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल डालें, कॉन्ग्रेंट है तो ये वेव का साइन भी ज़रूर डालें उसका, तो प्रॉपर सिंबल्स के साथ उसे शो करें। दूसरी बात, थ्योरम की सीक्वेंस, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, क्या बिल्कुल इसी तरतीब से लिखना ज़रूरी है। मैं 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ इस बात के लिए। चलिए हम प्रूफ में, आमतौर पे प्रूफ में बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, या अगर हम प्रूफ में चले देखें इस बात को। अब अगर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD के दरमियान कोरस्पॉन्डेंस है, अब मैं गलती से यहाँ पर पहले कॉन्ग्रेंट लिख लेता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। क्यों? वो भाई कोरस्पॉन्डेंस ली नहीं, कोई एविडेंस दी नहीं, ट्राइंगल्स पहले ही हमने कॉन्ग्रेंट करार दे दिए, आगे थ्योरम का प्रूफ सारे का सारा सिंपल क्रॉस। आगे बढ़ते हैं, चलिए आपने ये कोरस्पॉन्डेंस ली, अब आगे तरतीब नहीं याद आ रही, आपको 4 बातें याद है, 1 2 3 4, ये चारों बातें याद है, तरतीब भूल गई, आपने ये पहले लिख दिया ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। तो बेटा इन 3 बातों ने तो हमें बताया कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, उन 3 बातों के बगैर ही आपने ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट और ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट और ट्राइंगल ACD कर दिया है, तो वो तो हमने रीज़न ही कोई नहीं दी, लॉजिकली गलत। हाँ, अब आपको ये भी बात याद आ गई कि पहले कोरस्पॉन्डेंस लेनी है, फिर कॉन्ग्रेंट, वो 3 बातों के बाद आना है। अब इन 3 बातों की सीक्वेंस अगर चेंज हो भी जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल ही रहना है, यानी इन 3 में चेंज आने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जाहिर बात है आप वही 3 एविडेंसेस उसके लिए ले रहे हैं, वो 3 एविडेंसेस की सीक्वेंस चेंज होने से नहीं फर्क पड़ता। हाँ, ये चेंज करते नहीं, यानी कहीं आपने नोट किया कि किसी जगह सीक्वेंस चेंज होना मैटर करता है, कहीं नहीं भी करता, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इतनी कॉमन सेंस अल्लाह ताला ने आप लोगों को दे रखी होती है, आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पर उसकी लॉजिक ही गलत होने लगी है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा आप लोग, राइट। तो आप लोगों ने इस थ्योरम को भी पूरे अच्छे तरीके से याद करना है, लिखना है, क्योंकि लिखे बगैर थ्योरम याद नहीं होता, थ्योरम तैयार नहीं होता, राइट। अब इस थ्योरम के बाद इस थ्योरम की 2 डायरेक्ट एप्लीकेशंस एग्जांपल्स की शक्ल में है। अब वो एग्जांपल्स की स्टेटमेंट्स को मैं स्पेशली डिस्कस करने लगा हूँ। वो स्टेटमेंट इसलिए डिस्कस करने लगा हूँ कि वो स्टेटमेंट्स लॉजिकल हैं और इस टाइप की चीज़ें MCQs में आ सकती हैं, और MCQs ज़ाहिर बात है चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर MCQs नहीं है, तो हमें चैप्टर को रीड इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है कि कहाँ कहाँ से MCQ बन सकता है, तो वो डिस्कस करूँगा। खैर इस चैप्टर के एंड पर हम रिव्यू एक्सरसाइज में चूँकि MCQs मौजूद नहीं है, तो हम नोट्स में से MCQs डिस्कस करेंगे, और नोट्स में सारी चीज़ें के प्रॉपर MCQs बना के रखे गए हैं,
यहाँ पर डिस्कस कर लेने का फ़ायदा ये होगा कि हमने उसका रेलेवेंट या कंसर्न थ्योरम पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, समझ अच्छे तरीके से आ जाएगी। अदरवाइज़ ये बातें स्टेटमेंट्स बना के प्रॉपर MCQs बनाकर आपके नोट्स के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इन स्टेटमेंट्स पर क्या मार्क करना है क्या नहीं करना, इस पर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो बनी बनाई प्रॉपर फॉर्म है हमारे पास नोट्स में। यहाँ पर चूँकि उसका कॉन्सेप्ट हम अच्छा डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था। तो इससे रेलेवेंट एग्जाम्पल 1 की स्टेटमेंट है, और वो है इफ वन एंगल of a right triangle is 30 degree. The hypotenuse is twice as long as the side opposite to the angle. अब किस तरह से ये होगा? पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 30 डिग्री का है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका डेफिनेटली राइट एंगल है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हुई ना, जिसका एक एंगल 30 डिग्री का है। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फॉर एक स्पेसिफिक राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी पहली बात ये स्पेसिफिक हुआ कि राइट एंगल ट्राइंगल हो। दूसरी बात, उसमें मज़ीद स्पेसिफाई कर दिया गया कि ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का भी हो। तो ये कहा जा रहा है कि उसका हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज विल बी ट्वाइस, डबल है, किससे? 30 डिग्री के सामने वाली साइड से। अगर ये साइड की लेंथ x है तो ये 2x होगी। तो एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का है, तो उस 30 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड से डबल होगा, ट्वाइस होगा हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड ट्वाइस होगी 30 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड से, राइट? उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल 2, और उसकी स्टेटमेंट है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle bisects the side opposite to it, तो उस सूरत में the triangle is isosceles। स्टेटमेंट की तरफ से जाने से पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं एक बार। आइसोसेलेस ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में डिस्कस किया था। द ट्राइंगल whose two sides are equal in length, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें लेंथ में इक्वल हों उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम दिया जाता है। अब आते हैं अपनी कंसर्न स्टेटमेंट की तरफ। इफ
द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के, ट्राइंगल है सपोज ABC, तो किसी ट्राइंगल के एंगल का बाइसेक्टर, सपोज ये एंगल A का बाइसेक्टर है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट द साइड ऑपोजिट टू इट, सामने वाली साइड को भी अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। वंस अगेन स्टेटमेंट कि अगर किसी ट्राइंगल के किसी एक एंगल का बाइसेक्टर अगर सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है तो वो ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, उसकी दो साइडें इक्वल होंगी। तो इसके मुताबिक स्टेटमेंट वंस अगेन बोल रहा हूं, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल bisects the side opposite to it, then the triangle is isosceles। तो उस सूरत में ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होंगी। इन एग्जांपल्स के बाद एक्सरसाइज 10.2 में वही प्रूव दैट टाइप के लॉन्ग वही वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने ये दो थ्योरम्स किए। दो थ्योरम्स करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि अपने बड़े बहन भाइयों की वो बात पर अब आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा जो आपको डराने के लिए करते थे कि थ्योरम बड़े मुश्किल होते हैं। अक्सर घरों में ये होता है, बड़े बहन भाई बच्चों को पहले डरा के रखते हैं कि बड़ी मुश्किल चीज़ का नाम थ्योरम है। आप लोगों ने होपफुली देखा होगा कि कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है थ्योरम। मोर ओवर आप लोगों को बार बार वही बड़े बहन भाई ये भी कह रहे होंगे कि 12 और 16 सिर्फ करना है। बेटे मैं भी यही बात कहता था, लेकिन इस साल चूँकि पूरा सिनेरियो चेंज है, पूरे सिस्टम में चेंज है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा कि ये जो थ्योरम्स है कम से कम आपके सामने, कि पहले हम ज़रा इस चैप्टर को काफ़ी रिलैक्स तरीके से कर रहे हैं, बड़ा आराम से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं, स्लोली कर रहे हैं, आपको टाइम मिल रहा है याद करने का, लेकिन आपको ये करना तो चाहिए। दूसरी बात ये है कि डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में ख़ास बात यही कि आप लोगों ने खुद नोट किया होगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉलेज है, वो सारा काफ़ी आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि इनको साथ साथ कीजिएगा, अदरवाइज़ भूल जाता है। और क्या होता है, एक वीक के बाद क्या लाया, चलो जी अब याद करके देखते हैं, तो इतना टाइम दरमियान में गुजर चुका होता है कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि उसमें है क्या। याद रखिए बेटा, थ्योरम लिखने से आता है। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से कहा था कि तरतीब कोई भी हो सकती है। कुछ बच्चे ये करते हैं कि थ्योरम याद करके लिखते हैं, कुछ बच्चे यूँ करते हैं लिख कर याद करते हैं। वट एवर द सीक्वेंस, आपको बेटे राइटिंग इन्वॉल्व करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, थ्योरम देख देख के लिखना शुरू कर देते हैं, याद हो जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले याद करते हैं बाद में लिखते हैं, लिखने के दौरान उन्हें गलतियों का पता चलता है, करेक्शन करते हैं, पक्के तौर पर याद हो। एक आखिरी बात जो आज के लेक्चर में मुझे आप लोगों से करनी है वो ये है कि लॉकडाउन के दिनों में एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, बल्कि बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से ये कंप्लेंट सुनने में आ रही है कि 9th-10th के बच्चे अपने छोटे बहन भाइयों को बहुत परेशान कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर बेटे एक बड़ी ज़रूरी बात मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग बड़े हैं, जो आप लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, वही नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है। याद रखिएगा बेटे, गलत सिखाना, गलत ट्रेनिंग देना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बहुत बड़ा आप गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ट्रेन गलत कर रहे हैं, किसी चीज़ को सिखा गलत रहे हैं, इसका मतलब कि आप एक नेगेटिव एजुकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो कोशिश करें पॉजिटिव बातें अपने छोटे बहन भाइयों को सिखाएं, अच्छी बातें सिखाएं, उसके लिए अच्छी बातें खुद भी अपनाएं। खुद भी भाई आप खुद नमाज़ पढ़ेंगे तो आप अपने छोटे बहन या भाई को नमाज़ पढ़ने का कह सकेंगे और सिखाएं। सिर्फ कहना नहीं होता, सिर्फ रोब डाल के कह देना काफ़ी नहीं है, गाइड करें, गाइडेंस की ज़रूरत है।
पॉजिटिव गाइडेंस एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का नाम है कि जो आप अपनी नेक्स्ट छोटे बहन भाइयों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पॉजिटिव बातें सिखाएं, उन्हें सिखाएं कि अब ये छोटी छोटी बातें सिखाएं। आप लोग पहले ख़ुद भी सीखें, उन्हें भी सिखाएं कि वेस्टेज ऑफ थिंग्स किस कदर बड़ा गुनाह है। वेस्ट, आपने टैप खोला हुआ है, छोटे बहन भाई ने या जो भी, आप उसे बताएं कि आप पानी ज़ाया कर रहे हैं। एक एक ड्रॉप का हमें हिसाब देना है। आप उन्हें समझाएं इस बात का कि अगर आप खाना खाते हुए खाने वाली चीज़ को फेंक देते हैं तो हमें उस बात का भी हिसाब देना है। तो वेस्टेज के बारे में उन्हें गाइड करें, पॉजिटिव चीज़ें अपने छोटे बहन भाइयों को गाइड करें, समझाएं, रादर कि आप उनको मिस गाइड कर रही हूँ, गलत गाइड कर रही हूँ। गलत गाइडेंस, गलत ट्रेनिंग निहायत गलत है। तो कोशिश करें आप लोग ख़ुद भी उसको फॉलो करें, छोटे बहन भाइयों को भी समझाएं, और इसमें आप लोग अपने पेरेंट्स का भरपूर साथ दे रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।